साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम उच्च स्तरीय हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम काव्य शास्त्र से संबंधित उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह प्रश्न एक से ज़्यादा परीक्षाओं में भी रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला और इन प्रैक्टिस सेट का जो क्रम है उसके अनुसार 21वां प्रश्न। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु क्या कहते हैं कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। तो कार्य व्यापार तो हो रहे हैं, कौन से? आंतरिक, यानी काव्य क्या है? कविता क्या है? आपके जो अंतर्मन में जो घटित हो रहा है ना, वह कविता है। बाह्य जगत से कविता का संबंध इन्होंने नहीं माना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। उन्होंने ललित कला को ही एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें 3 सबसे प्रमुख है। कौन कौन से हैं? पेरी, यहाँ पर बोतल लग रही है। ठीक है, आप दवाई लगवाया नीचे, ठीक है, तो नीनू कर लो। और जिनमें सर्व प्रमुख हैं पेरी पोएटिकेस, दूसरा है तेखनेस रेटोरिकेस और वसीयतनामा। वसीयतनामा को दास प्रसाद से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। तो ये अरस्तु से रिलेटेड आपने 3-4 चीज़ें, अगर कोई काव्य शास्त्र का जनक पूछे तो कौन है? अरस्तु। और वसीयतनामा क्या है? इनकी एक किताब है जिसको दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक, अब किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। नायक जो क्या करेगा? भोग करेगा, भुक्तिवाद। नायक क्या करेगा? सभी सुविधाओं का भोग करेगा, भुक्तिवाद। भोग कौन करेगा? नायक। तो सही उत्तर है भट्ट नायक। चारों का देख लेते हैं, वैसे तो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर भी एक बार और आपको करवा दे रही हूँ मैं। भट्ट लोल्लट का है उत्पत्तिवाद, जिसे आप आरोपवाद भी कहते हैं। नंद घर ललना जायो है, तो नंद के घर लोल्लट, ललना की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और उस पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। क्या आरोप लगाए जाते हैं ललना पर? ललना की जो उत्पत्ति हुई है उस पर क्या आरोप भी तो लगते हैं ना। कौन कौन से वाद विवाद होते हैं? कौन से आरोप लगते हैं कि वो वासुदेव का पुत्र है या नंद का पुत्र है? तो ये आरोप है, उसकी उत्पत्ति पे आरोप है कि वो नंद का है और कोई कहता है वासुदेव का है। तो ये आरोपवाद चला था। क्यों? क्योंकि भैया भट्ट के क्या हुआ था? लोल्लट यानी ललना की उत्पत्ति हुई थी। और इनका दार्शनिक मत कौन सा है? मीमांसा। संयोग कौन सा? उत्पाद्य और उत्पादक का, जिसने किसने उत्पन्न किया और क्या उत्पादक मतलब क्या उत्पादित हुआ। तो पिता और पुत्र। देखो, ये सिर्फ एक ट्रिक है, और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि आपको नाम पढ़ते ही माइंड में क्लिक हो। मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बट इन एनी केस आप पहली बार तैयारी कर रहे हो और परीक्षा में दबाव में अगर आप भूल रहे हो तो ये ट्रिक आपके माइंड में आ जाती हैं। इनका दार्शनिक ग्रंथ है मीमांसा। तो जब बच्चा पैदा कर होता है तो कैसे होता है? मी माँ क्या बोलता है? मम्मा मम्मा चिल्लाएगा ना बच्चा, तो बस वो मीमांसा। ये ट्रिक है, आपको ये समझना है, पढ़ना, ये सारी चीज़ें विस्तार से पढ़नी हैं। ठीक है, परीक्षा में कम समय है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगी, आपका ये हो जाएगा। तो आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जो भी देंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको ये सब चीज़ें करवाऊंगी। तो बच्चे की उत्पत्ति होती है तो वो कैसे करता है? मैं मामा। बस ये याद कर लीजिएगा, मीमांसा। मुझे लगता नहीं है कि गलत होगा। ठीक है, श्री शंकुक। अब दूसरे कौन है? देखिए, ये जो चारों हैं यह भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। तो शंकुक मैंने आपको बताया था, शंकु होता है ना, लट्टू मान लीजिए आप, घूमता रहता है ना शंकु के आकार का। शंकु एक जगह भी रुकता तो है नहीं। तो अनुमितिवाद, बार बार उसकी अनुमिति रहती है। तो इसके संयोग के 2 तत्व कौन से? अनुमाप्य और अनुमापक। जिसे मापा जा रहा है
और जो फिर प्राप्त होगा माप के। तो ठीक है, अब अनुमिति बार बार घूम रहा है तो ये क्या कह रहे हैं कि न्याय करो। अब कोई बात पे न्याय ही नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो लट्टू की तरह घूमे ही जा रहा है। अब जब तक वो रुकेगा नहीं, है ना, कोई चीज़ है, मान लीजिए वो बोतल वाला गेम खेलते हैं ना कि किसकी तरफ बोतल का मुंह होगा वो सही है, ऐसे उन्होंने कुछ मान लिया। लेकिन अब न्याय कैसे हो? वो तो घूमे ही जा रहा है शंकु की तरह, गोल 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 गोल, मतलब शंकु तो आप समझते हैं लट्टू, उस तरीके से घूमे जा रहा है, तो न्याय नहीं हो पा रहा। तो इनका कौन सा हो गया दार्शनिक मत? न्यायक। अब भट्ट नायक है। नायक क्या करता है? समस्त सुविधाओं का भोग करता है, तो इसे भुक्तिवाद या भोगवाद कहते हैं। इसके दो तत्व कौन से हो गए? भोज्य और भोजक, जो खाया जा रहा है ना, और जो खाने योग्य है वो। और निष्पत्ति के रूप में क्या मिलता है इसमें? भुक्ति, भोग मिलेगा। और ये क्या है? सांख्य। इसकी ट्रिक कल भी बताई थी कि कित भोगों की तो कोई संख्या होती नहीं है ना, विभिन्न प्रकार के भोग होते हैं। कोई जीव का भोग होता है, इंद्रियों के भोग होते हैं, बहुत सारे भोग होते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, अब है चौथे अभिनव गुप्त। अभी से अभी की ट्रिक याद कीजिए। अभिनव, अभिव्यक्ति, आगे के अभी अभी शब्दों को मिलाइए और इनका जो संयोग है वो क्या है? व्यंग्य और व्यंजक। नए नए व्यंग्य लोग बात करते रहते हैं, है ना। अभी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभिनव, अभी का मतलब होता है अभिनव, अभिनव से मतलब कुछ नया। ठीक है, तो कुछ नई अभिव्यक्ति आप करने जा रहे हैं। अब मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, तो ये क्या है? अभिनव अभिव्यक्ति है, तो बहुत सारे लोग व्यंग्य करेंगे, तो क्या उत्पत्ति होगा? व्यंग और व्यंजक। निष्पत्ति के रूप में हमें क्या मिलेगा? अभिव्यक्ति। और दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन, है ना। शिव जी होते हैं ना, वो हमेशा अभिनव रूप रहता है, उनका रूप कैसा रहता है? अभिनव। हमेशा शिव जी का रूप नया नया सा रहता है। अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। चारों आपको याद हो गए होंगे। और साथ के साथ याद करिएगा, हो सकता है रिवीजन का समय ना मिले, परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक आपको करवाती जा रही हूँ। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन करने के लिए जो पर्दा काम लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यवनिका। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन करने के लिए जो पर्दा काम लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच, यवनिका के पीछे की जगह। ठीक है, और इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि में सज्जित होने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जो पीछे होता है ना, जहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज होते रहते हैं, वो है नेपथ्य। और वहीं से अगर कोई सूचना देनी होती है ना, आकाशवाणी टाइप या नाटक में जो सामने नहीं बताना होता, पीछे से सूचना देती है, तो वो नेपथ्य से देते हैं। पटाक्षेप क्या होता है? रंगमंच में नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिराने की क्रिया पटाक्षेप कहलाती है। ठीक है, और पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका। समझ में आ गई तीनों चीजें। अब आगे 24वां देखेंगे। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। यह है शंकुक का, कल हमने पढ़ लिया था। शंकुक का चित्र तुरंग न्याय प्रसिद्ध है। चित्र तुरंग न्याय क्या है? घोड़ा का चित्र देखकर उसको घोड़ा मान लेना। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट और अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही। अब ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसे बार बार नहीं करवाऊंगी। थोड़ा सा इसमें जो नया है उसे पढ़ लेते हैं। लोलट ने रस का भोक्ता वास्तविक रामादि नट को माना है। अब ये और भट्ट नायक ही हैं जिन्होंने क्या कहा है? रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। जो भोगी व्यक्ति होता है ना, नायक, वो क्या कहता है? वो तो रस को ही ब्रह्मानंद के भाई के समान मानता है, ब्रह्मानंद के समान मानता है। सहोदर यानी भाई होता है वो तो क्या कहते हैं लोगों ने उस नायक से कहा कि तुम तो विषय भोगों में रस में लिप्त हो, तो तुम्हें ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। तो नायक क्या कह रहा है? वो तो भोगवाक वो कह रहा है कि वो मेरा तो ब्रह्मानंद सहोदर कौन है? रस ही है। रस को वो सब कुछ मान रहा है। अब ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तो बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास। हम सभी जानते हैं कि जब भक्ति काल समाप्त हो रहा था और रीतिकाल प्रारंभ हो रहा था, उसकी समय सीमा पर केशवदास हुए हैं। ठीक है, तो ये होगा। वैसे शुक्ल चिंतामणि को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अब इसको यहाँ पर देखिएगा। शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया है, और उसके बाद आधुनिक काल चल जाता है। तो अलंकार निरूपक हिंदी के पूछा है भैया। देखिए, अगर अलंकार निरूपक पूछेगा और उसमें संस्कृत के भी दे सकता है, पर हिंदी के हैं केशवदास।
अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। किसमें विभक्त है? ये प्रकाशों में, खंडों में ना होकर रसिक प्रिया किसमें? प्रकाशों में बहुत पूछी जाती है। अलंकार ग्रंथ है ना रसिक प्रिया, और यह केशवदास की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। अन्य रचना है रामचंद्र का, रतन बामिनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर, जसचंद्र का, और सभी पूछी जाती हैं। इनमें से मैं आपको नहीं कहूँगी कि इसे छोड़ दीजिए, सभी पूछी जाती हैं। एक्चुअली ये जो बुक है ना काफ़ी लंबी चौड़ी है, और इसे सेट करने में यानी आपको अच्छे से दिखाई दे सेट, इसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ रहा है। काफ़ी बड़े साइज की यह बुक है। तो अब क्या करना है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं से हमें सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी ट्रिक याद करिएगा आप। मम्मट का क्या है? मम्मट का है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। जयदेव का है चंद्रालोक। और दंडी का क्या है? काव्यादर्श। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दंड का प्रयोग है। अगर आपको आदर्शों की स्थापना करनी है तो किसका? दंड का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये एक ट्रिक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, 1 से 2 भी अगर आपको आ रहे हैं, बाकी आप भूल भी जा रहे हो तो भी आपके सही लग जाएंगे। बस 4 में से 2 का उत्तर आपको आना चाहिए, ठीक है। और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण लगभग सभी को पता रहता है ना। और जयदेव का चंद्रालोक, इसको याद कर लीजिए। बाकी काव्य प्रकाश, काव्य सूत्र, इनमें कन्फ्यूज़न होता है, बट विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और जयदेव का चंद्रालोक, है ना। तो ये इस पर प्रबोध चंद्रोदय की छाया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारा 27वें नंबर का जो है देख लेते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। ये मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, और ये क्या है, मैं आई थी ऊपर कि शांति से मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता। जैसे ही मैं आपकी क्लास के लिए ऊपर आती हूँ ये साथ ही साथ आ जाती हैं, और अब दोनों झगड़ा कर रही हैं, ठीक है। तो पहले इनसे मना कर देते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बेटा मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ, प्लीज़ आप झगड़ा नहीं करो। मम्मा ये आदर ही नहीं है। हट जाओ बेटा, छोटी बहन है ना फिर। आपके पास लेडी तो हो रही है। अरे आप ये बता दो, मैं क्लास बनाऊं या इसे बंद कर दूं यहाँ पे? भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो गलत तो होगा नहीं। भोग की बात आए तो बिना कुछ सोचे समझे हमें नायक लगा देना है, क्योंकि वो ही बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें में रस की अवस्थिति, इसको नई को देखेंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये नया है, बाकी तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परिवर्ती आचार्यों का मत। तो ये संयोग, विभावानुभाव संयोग आदि से निष्पत्ति वाला सिद्धांत है, ये उसके हिसाब से साड़ी दी हुई है। तो ये तो करवा चुकी हूँ मैं। रस की अवस्थिति, रस किसमें? तो लोलट मानते हैं कि रस की अवस्थिति अनुकार्य, जो उस पर पात्र होता है ना नाटक में, राम में होती है, शंको कहते हैं नट में होती है, नायक कहते हैं दर्शक के मन में होती है, और अभिनव गुप्त कहते हैं सहृदय के मत में होती है, तो सहृदय के मन में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक के माध्यम से आपको काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन वगैरह ये सारी चीज़ें कराई हैं, और लिंक मैं देना भूल गई थी शायद, तो आज इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें, वहाँ पर लिंक दे दूँगी। इसके अलावा आपके आसपास BA MA से लेकर हिंदी विषय के रूप में किसी ने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप ये दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला और किताबों के लिए आप हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी बुकशाला के किसी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे आप ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से मैंने कल भी कहा था कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करें। ये किताब बस आप लोगों के लिए ही खरीदी गई है, क्योंकि मुझे नेट का एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन आप लोगों के लिए ही ये किताब मैंने खरीदी है। तो कृपया करके इन वीडियोस को अधिक से अधिक आप शेयर करें। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, तो ये राजशेखर का है। राजशेखर का अन्य कथन है शब्दार्थ योर्यावथ सहभावेन विद्या साहित्य विधा, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, राजशेखर।
रस और आत्मा, रस को जैसे शरीर के लिए, शरीर के आत्मा के बिना अधूरा है ना, वैसे ही शब्दार्थों में रस होना जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं? राजशेखर कह रहे हैं। भामे क्या कहते हैं? भामह कहते हैं शब्दार्थों सहित काव्यम। और विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आप लोग जिस भी की भी परीक्षा के लिए देख रहे हो, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी और चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, तो सब के पुराने पेपर की अलग से प्लेलिस्ट मैं इसी चैनल पे बना चुकी हूँ। तो ये तो आप करते रहिए, लेकिन अपने अपने जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करो उसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रम से आप ज़रूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इसके माध्यम से तो सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, लेकिन वो भी करना ज़रूरी है। प्रज्ञा नवनोमेश शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये श्री भट्टतौत की है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा श्री प्रज्ञा, तो ये भट्टतौत की उक्ति है, रट लीजिएगा। अर्थ क्या है इसका? प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टतौत का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टतौत, कौतुक तौत, सही है ना? सही ट्रिक है। काव्य कौतुक भट्टतौत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टतौत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। और इसका अर्थ देख लीजिएगा। प्रज्ञा नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती रहती है। नित्य नवीन विचार होने चाहिए, ये नहीं कहे कि विचार को आप रिपीट करो, नित्य नए। भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? अभिनय को किस वेद से लिया है? तो अभिनय को लिया है इन्होंने यजुर्वेद से। अभिनय को किससे लिया है? यजुर्वेद से। इसकी व्याख्या देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा की गई और इसका जो प्रसिद्ध सूत्र क्या है? विभावा अनुभाव व्यविचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही की स्थापना की गई। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित है तो उससे गाने ले लिए गए। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं तो उनसे पाठ्य वस्तु ली गई और यजुर्वेद से अभिनय ले लिया। अथर्ववेद किसका है? अथर्ववेद हमारे क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेद से संबंधित है तो वहाँ से रस ले लिया। विखंडनवाद का जनक देरिंदा, इसको कल ही की क्लास में करवा दिया गया था, ट्रिक बता दी गई थी। दरिंदा होता है वो हर बात का खंडन करता है, दुष्ट कहते हैं ना, बड़ा दरिंदा है, दुष्ट है वो। 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में जॉक देरिदा का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अब ये बहुत ही कठिन है, इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। बाकी आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, पर इसमें काफ़ी कठिन शब्दावली दी हुई है, आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं पूछा जाता इतना ज़्यादा। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है बौद्धिक रस गणपति चंद्र गुप्त, है ना। और इन्हीं का क्या है, वैज्ञानिक इतिहास है ना इनका आलोचना। चलिए आगे इसको काव्य शास्त्र के रूप में देखते हैं, इतिहास की बात बाद में करेंगे। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1928 राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ था। तो आरपीएससी वाले सुन लीजिए, राजस्थान के मंडा सुरेरा के हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन और हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा। अब ये नाम है गणपति, गणपति ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है।
अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय और गीत। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। नीचे दिए हुए अभिकथन ये वही हैं, कौन से हैं? स्थापना तर्क वाले कहते हैं। तो दूसरा उसका कारण है ना। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। वैसे ये सही है, सुन पढ़कर भी आपको समझ में आ रहा है। पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के आधार पर पाठ बहुलार्थी होता है। इसको सरल शब्दों में देखिए, जैसे अभी मूवी रिलीज हुई है PSI 1, साउथ की मूवी है, उसको बाहुबली टाइप की मूवी मान सकते हैं आप। अब बहुत से आलोचक उसकी बुराई कर रहे हैं और बहुत से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। अब ये जैसा जिसका मन है, जिसकी जैसी भावना है ना, जाकी रही भावना जैसी दी की ताही प्रभु मूरत वैसी, सरल रूपों में इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, या नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। इष्टाभिधीय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति ही किसका है? तो ये भामह का है। इष्टाभिधीय वक्रोक्ति वाचामलंकृति, यह कथन भामह का है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। तो वक्रोक्ति नाम सुनकर आप कुंतक ना ढूंढे, इसमें कुंतक तो ऑप्शन में ही नहीं है, भामह है। ये अलंकार शास्त्र के वो थे। कॉलरिज का ग्रंथ कौन सा नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और एलिजाबेथ बेथन। तो ए और डी, एलिजाबेथ एसेस तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथ एसेस ग्रंथ TS एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज के ग्रंथ है लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस इन इंक्वायरिंग स्पिरिट द फ्रेंड एंड थ्रू रिफ्लेक्शन। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया और चर्च एंड स्टेट ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? बायोग्राफिया लिटरेरिया और चर्च एंड स्टेट। नहीं, ये आपका पेन नहीं है। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन सा है? वाल्तेयर। इतिहास दर्शन के मूलतः ये आपके नेट 2020 और जून 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर है। वाल्तेयर का मूल नाम फ्रांसिस मैरी एरियत था। ये वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। जन्म पेरिस में 21 नवंबर 1654 को हुआ। नाटक, दर्शन, व्यंग, काव्य, शास्त्रीय रचना लिखी। बंदी बंधाई परंपराओं का विरोध किया। ग्रंथों का सही अनुक्रम लिखिएगा। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न। तो ये आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 में लगातार रिपीट हुआ है। तो सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा आपका रिपब्लिक। तो इसको यहाँ से ऐसे देखिए, काफ़ी बड़ी बुक है, इसका स्क्रीन पे आ ही नहीं पाती पूरी। रिपब्लिक, इसको यहीं देखते हैं ना, इसको यहाँ पे याद करिए। रिपब्लिक के हैं प्लेटो 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के हैं I.A. रिचर्ड्स 1929। एसेज, एशियंट एंड मॉडर्न, थॉमस स्टर्न्स इलियट, T.S. इलियट कहते हैं 36, है ना। जब प्रेमचंद का युग समाप्ति पे था तब इलियट की इस रचना का प्रकाशन हुआ था 36 में, प्रगतिवादी के समय। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लियोनेल ट्रिलिंग 1972। रिपब्लिक बहुत बार पूछी जाती है ना, इसका प्रकाशन 380 ईसा पूर्व हुआ था। भोजराज की पुस्तक कौन सी है? श्रृंगार प्रकाश। 20 और 21 में ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2000 वाला जो 20 वाला पेपर है उसके बहुत सारे प्रश्न, है ना, लगभग
सेकंड शिफ्ट में एज इट इज़ जैसे रिपीट हुए हैं। अब ये आपका 33वें नंबर से लेके और हम 39 से भी आगे पहुंच रहे हैं और ये पेपर में एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, यानी 20 में भी हो रहे हैं और 21 में भी हो रहे हैं। भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश है। अन्य ग्रंथ, बेटा शैतानी नहीं करो, पिटाई लग जाएगी अब आपकी। संस्कृति कंठावरण है। इनका समय 11वीं शताब्दी और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की पुस्तक है और काव्य कौतुक भट्टतौत का है। ठीक है, जो मिलता नहीं है कि अभिनव गुप्त ने इसमें काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है, इसलिए हमें ये पता चलता है कि ऐसा ग्रंथ हुआ होगा था। व्यक्ति विवेक को याद कर लीजिएगा, महिम भट्ट राजनक। तो आप देख रहे हैं कि ये दिसंबर 20 और 21 दोनों में लगातार रिपीट हुआ है। अब आगे वाला भी 20 का 21 में रिपीट हुआ है। पुस्तकों को मिलाना है, आराम से मिला लेंगे। राजशेखर सबसे पहले देखेंगे। भट्टनायक, तो भट्टनायक के नहीं मिले तो विश्वनाथ को सबसे पहले देख लीजिए। सी का एक किस्में है, वही सही ऑप्शन है, दूसरा वाला हो जाएगा। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तो आपको याद है ही, और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है। ठीक है, तो ये दो तो मिल गई आपके। आप देख लेते हैं राजशेखर की देख लेंगे और इनकी देख लेंगे। तो राजशेखर की है काव्य मीमांसा। अभी इनका आपने पढ़ी थी ना, राजशेखर की आपने यहाँ पर उक्ति पढ़ी थी काव्य मीमांसा की। देखिए ये राजशेखर ही तो है जो काव्य मीमांसा में क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ होते शरीरम रस आत्मा। तो ये किस में कह रहे हैं, ये भैया ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, काव्य मीमांसा में कह रहे हैं। भट्टनायक, नायक का हृदय दर्पण, भट्टनायक ने क्या लिखा है, हृदय दर्पण। ये वो भोगवाद वाले हैं ना, ये सारी बातें हृदय रस की करेंगे सारी बातें। तो ये है हृदय दर्पण। विश्वनाथ का आपको पता ही है, अभिनव भारती का पता ही है। अब ये दिसंबर 20 और जून 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में, एक मिनट मैं आपको गलत बात बता रही हूँ। एक्चुअली ये 20-21 वाला कोविड की वजह से एक ही साइकिल पे मर्ज हो गया था। ओहो, तो मैं आपको गलत बता रही हूँ। ये 20 वाला 21 में रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है। 20 और 21 दोनों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र आपका बना था। कोविड की वजह से ये 20 दिसंबर 20 वाला कैंसिल हो गया था। ये पेपर जून 2021 में हुआ था, है ना। और ये मैंने खुद दिया है, पास किया है, और फिर भी मैं भूल गई, सॉरी। और ये दिमाग में क्या है कि कई सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं तो गड़बड़ हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, ये एक साथ रिपीट नहीं हुए हैं, बल्कि ये दोनों पेपर मर्ज कर दिए गए थे। मनोविश्लेषणवाद से किसका संबंध नहीं है, तो पाठ संरचना का कोई मतलब नहीं है। मनोविश्लेषणवाद से काम वृत्ति का है, अहम का है, ईगो का है। मनोविश्लेषण पद्धति इसका तो है ही। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे। फ्राइड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया है। फ्राइड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं, इदम, अहम और परम। इदम का संबंध कामवृत्ति से, तो ये कामवृत्ति जो लिखी हुई है ये क्या है, इदम। ठीक है, और फ्राइड ने इसे लिबिडो भी कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी परिवर्तन में होता है, ईगो कहते हैं ना, बस वही। और कामवृत्ति का क्या बताया है इन्होंने, इदम, पूछा जा सकता है। और फ्राइड इसे क्या कहते हैं, लिबिडो भी कहते हैं। कौन से ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं, सही ऑप्शन है 1 और 3। 10 रूपक और साहित्य। साहित्य दर्पण तो आपको पता ही है, विश्वनाथ का है, तो ये रस से संबंधित है। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय हैं। देखिए काव्य अलंकार तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये अलंकार का ग्रंथ है। काव्यादर्श दंडी का है, तो यह भी रस वाला तो नहीं है। रस का कौन करेंगे, रस सूत्र के रस के बारे में साहित्य दर्पण ने, विश्वनाथ ने लिखा है साहित्य दर्पण में। और 10 रूपक किसका है, धनंजय का। और ये कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। शब्दार्थ शब्दार्थोर यो यथावत सहभावे विद्या साहित्य विद्या, किसका कथन है, तो यह कथन है राजशेखर का। ठीक है, अब राजशेखर की रचना याद है ना आपको, काव्य मीमांसा। अब काव्य मीमांसा में ये क्या लिख रहे हैं,
ये लिख रहे हैं शब्दार्थ योर यथा वत्स सहभावे विद्या साहित्य विद्या है। ये कौन कह रहे हैं? काव्य मीमांसा में कह रहे हैं राजशेखर। कुंतक क्या कह रहे हैं? कुंतक कह रहे हैं कि शब्दार्थों सहित वक्र, वक्र की बात आ जाए वहीं कुंतक आ जाता है, केश कुंतल। कवि व्यापार शालिनी भोजराज क्या कहते हैं? रसन्विन्तः कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतींचम विन्दति। विश्वनाथ क्या कह रहे हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ग्रंथों को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना। देखिए कितने सारे इस वाले पेपर में काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे गए थे। अरे भाई क्या हो गया? तो सही ऑप्शन है बी। सबसे पहले आएगा काव्यादर्श दंडी का 6ठी-7वीं शताब्दी में। फिर काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, सूत्र की बात कौन करते हैं? वामन, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक है ना वामन, रीति संप्रदाय के, 8वीं शती में हुए। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है, ये 10वीं शताब्दी में हुए। और सबसे नए कौन है जो औचित्य विचार चर्चा करते हैं? क्षेमेंद्र, 11वीं शती। तो सबसे पुराने दंडी 6ठी-7वीं में, और 8वीं में आ गए बावन, 10वीं में आ गए अभिनव और 11वीं में आ गए क्षेमेंद्र। किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हीगल। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि दोनों में बराबर की जो द्वंद्व युद्ध के माध्यम से होनी चाहिए, लीगल बात है। अगर किसी चीज़ में आपको श्रेष्ठता करनी है तो हीगल को आप मान लीजिए ट्रिक के रूप में लीगल, तो कहते हैं दोनों में द्वंद्व युद्ध करा दो, जो आएगा परिणाम उसे मान लेंगे, वही लीगल होगा। कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर और जियोपॉल शास्त्र। तो अस्तित्ववाद का चिंतक कौन सा नहीं है? तो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है एजरा पाउंड। अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, ये बिंबवाद के चिंतक हैं एजरा पाउंड। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जॉल पॉल शास्त्र अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं सी क्लिंथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंड पोएट्री पुस्तक के लेखक है क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री पुस्तक के लेखक एलन टेट। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन है। दी डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियडर। इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट इस वाले पेपर में पूछा गया है। तो आज का वीडियो आपका 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया, इतना ही देखेंगे इसको। सुबह भी आपको एक वीडियो मैंने डाल दिया था, ये वीडियो आपको अभी थोड़ा लेट नाइट तक मिल जाएगा, लेकिन मैं आज ही से अपलोड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा आपकी आरपीएससी वाली परीक्षा को देखते हुए मैं इसे थोड़ा ज़्यादा करवाना चाह रही हूँ। अब आगे के जो प्रश्न है वो भारतीय काव्य शास्त्र के ज़्यादा हैं, इसमें पाश्चात्य शास्त्र का ज़्यादा हिस्सा रहा है। खैर मिली जुली हैं ये। तो मिलती हूँ आपसे, या तो हिंदी बुकशाला चैनल पे आपसे मिलती हूँ, या मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, और आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मन लगाकर पढ़िएगा ध्यान से।